तो यूनिट 2 पर्सनल मैनेजमेंट, ये पहला टॉपिक है। इसके अंदर टोटल कितने टॉपिक आएंगे? टोटल तुम्हारे इसके अंदर 4 या तो 5 टॉपिक है टोटल। पहले अपने पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में पहले पर्सनल समझो। मीनिंग पर्सनल का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी ऑफ ह्यूमंस, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने क्या मानेंगे? इंसानों से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसको ऑफ द ह्यूमन लिखा है पहले, बाद में फॉर लिखा है और इसके बाद में बाय ह्यूमंस लिखा है। इसका मायना ये होता है कि अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन से बना हुआ है, ह्यूमन के लिए बना हुआ है, ह्यूमन ही इसको चलाते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करें तो इसमें कहाँ से शुरू होता है? पहले तो सिलेक्शन, यानी इंसानों को सिलेक्ट करो। तो इसके बाद में लोकेट करो, मतलब उसको प्रॉपर जगह पे अपॉइंटमेंट करो। उसके बाद में उनको यूटिलाइज करो फिर डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग दो उनको। ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब आगे देखें इसमें, तो देखो मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल का मतलब लिखा है एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुम्हारे स्टाफ, वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मैनेजमेंट का मतलब हम जानते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ अदर्स। दो बातें, थ्रू अदर्स यानी दूसरों के पास से काम निकलवाना है, और विथ यानी साथ में। तो इसका मतलब हम अगर इफेक्टिव परफॉर्मेंस चाहते हैं एम्प्लॉइज के अंदर पास से, तो ही हम अपना डिजायर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन है, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, जैसे लिखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो इसको पहले तो लेबर मैनेजमेंट बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन इसको बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जो नीचे दी गई है उसमें से पहली देखें, एडविन फ्लिपो की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में लिखने की डेफिनेशन। इसमें से आपको पर्सनल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट दो करने के, बाकी दो ऑप्शन में छोड़ देने। ये एंड सेम की बात कर रहा हूँ, सेकंड यूनिट एंड सेम में याद करने का आएगा, बराबर ना। तो पर्सनल मैनेजमेंट इज, पहले लिखा है प्लानिंग, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट जहां पे भी आया वहां 4 चीजें आ जाएगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पर किसके बारे में? तो प्रोक्योरमेंट मतलब लागू, प्रोक्योरमेंट का मतलब एम्प्लॉय को लाना, फिर उसके बाद में उनको डेवलप करना, फिर उनके बाद में उसको कॉम्पनसेशन यानी पगार देना, उनका इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे के साथ में उनको जोड़ना, काम को जोड़ना उनके, फिर उनको मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब वो नौकरी छोड़ के चले ना जाए ये देखना। फिर लास्ट में आता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अगर रिटायर हुआ, कोई इंसान मर गया, कोई इंसान इनकेपेबल हो गया, तो उसके बाद में उसका ख्याल रखना, जिससे हम क्या कर पाएंगे? इंडिविजुअल गोल्स को पूरा कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और सोशल गोल्स को पूरा कर पाएंगे। ये इतने तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, ये इतने तुम्हारे पहलू इसके अंदर। पहले 4 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्रोक्योरमेंट से शुरू करो, सेपरेशन तक आएगा। अब आगे डिफरेंट राइटर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन। इसमें एडविन फ्लिपो की डेफिनेशन देखी। अब इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन दो चीजों के ऊपर ध्यान देती है दो फंक्शन मैनेजमेंट के। पहला फंक्शन कौन सा देखे? मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 तुम्हारे मैनेजरियल फंक्शन। और बाकी के जो लिखा है ना, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, ये सब तुम्हारे ऑपरेटिव फंक्शन। तो दो फंक्शन याद रखियो, एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके सिवा बाकी सारे फंक्शन ऑपरेटिंग में आएंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन का हिस्सा है वो, याद रखो, जो किसके साथ कनेक्टेड है? ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ में कनेक्टेड है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन such human relationship which will enable all those who are engaged in an undertaking to make their maximum contribution
टू द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो लोग काम करते हैं उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हिस्सा चाहिए हम। इसके लिए हम जो कुछ भी करेंगे ना वो सब पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। ये डेफिनेशन अपने को लिखने की नहीं है। और सोसाइटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, ये डेफिनेशन भी नहीं लिखने की, पर मैं आपको समझा देता हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ अक्वायरिंग, पहले एम्प्लॉय को लाना, फिर उनको डेवलप करना, उसके बाद में उनको मेंटेन करना। और कैसे वर्कफोर्स को मेंटेन करेंगे? कंपिटेंट वर्कफोर्स, लायक लोगों को लाना। in order to accomplish the organizational goals with maximum efficiency and maximum economy, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम किया जाएगा और ज्यादा के ज्यादा इकोनॉमी यानी कर कसर से काम किया जाएगा। इकोनॉमी यानी कर कसर। पर ये डेफिनेशन भी नहीं लिखेंगे, अब ये वाली लिखेंगे। डेल यॉर्डर की डेफिनेशन काम की। अब क्या लिखा है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट फेज, फेज यानी पासू के भाई, हिस्सों of management which deals with the effective control and use of manpower as distinguish એટલે અલગ કરેલું કહેવાય, differentiated from other source of power। बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे ये स्टाफ जो है ना पूरा अलग है, क्योंकि इसको जितना तुम कंट्रोल करोगे और जैसे यूज करोगे ना वैसे तुम्हारा काम अच्छा होगा। क्योंकि मशीन को सिर्फ स्विच ऑन करने की जरूरत है, लेकिन वर्कर्स को एनकरेज करने की भी बीच में जरूरत पड़ती है आपको। तो इसका मतलब ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो पर्सनल मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रिलेटेड है। और दूसरी बात, ये आपके इंडिविजुअल सोशल या तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। इंडिविजुअल गोल क्यों लिखा है? इंसान जब नौकरी करने के लिए आता है तब वो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, मेरी पगार बढ़े, ये उसका इंडिविजुअल गोल है। सोशल गोल यानी उसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, सोसाइटी के अंदर उसको मान सम्मान मिले। और ऑर्गेनाइजेशन क्या आ जाता है? विद बेटर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट चाहिए उसको, अच्छा काम चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस एंड रोल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसेम एग्जाम के अंदर। As we know, during the last 2 decades, computerized machine human beings की जगह पे आ चुके हैं। एंड प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब सबका सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। मतलब आदमी जैसे चाहेगा वैसे बिजनेस को मोड़ पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए मेन रिक्वायरमेंट के अंदर से आता है। पहला आता है प्रोटेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। प्रोटेक्टर का मतलब क्या? एक तो अपने जानते हैं प्रोटेक्टर यानी केयर करने वाला, राइट। लेकिन किसकी केयर करेगा यहाँ पे? एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की, मतलब एम्प्लॉय को नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये स्टेबिलिटी कब आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जब तुम्हारी पर्सनल यानी स्टाफ के रिलेटेड पॉलिसी ऐसी हो ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को काम ज्यादा देर तक करने पे मजबूर करे। मतलब वो 1 साल 2 साल नहीं, सालों साल तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिके रहे, तो वो स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता के भाई, राइट। फिर आगे सोशल और ह्यूमन अप्रोच। देयर इज अ सोशल और ह्यूमन अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द लेबर एज ए ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ लेबर को अपने क्या मशीन नहीं मानते और ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की तरह से उसको ट्रीट करते हैं। पहले क्या था? पत्थर की लकीर की तरह से इंसान के पास से काम निकलवाया जाता था, जैसा बोले वैसा, रूल ऑफ थंब। लेकिन आज ऐसा नहीं माना जाता। हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते वर्कर को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे का साथ सहकार नहीं होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तब तक ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम नहीं कर पाएगा। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था ना, उसको अपने फादरली अप्रोच बोलते हैं। मतलब हम ऐसा समझते थे कि एम्प्लॉइज हमारे नौकर और हम उसके मालिक यानी बाप की तरह से हम उसको ट्रीट करते थे, ऐसा, जो गलत था। नाउ नेक्स्ट है स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। द पर्सनल मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर
necessary for the employees and necessary resources to make them up to date. अप टू डेट बनाना मतलब जो जमाना चल रहा है उसके मुताबिक उसको तैयार करके रखना। इसके लिए क्या किया जाता है? ऑन साइट लाइब्रेरी पहले तो, दूसरा लिखा हुआ है इसके बाद में एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, काम करने के साथ में एजुकेशन भी चालू रखे, उनको सब्सिडाइज ट्यूशन कॉस्ट, ट्यूशन की फीस भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, उनको एनकरेज किया जाता है किसके लिए? कोई सेमिनार या तो क्लासेस अटेंड करने के लिए। एज ए रिजल्ट द कंपनी कैन अडॉप्ट द चेंजेस वेरी क्विकली एज वेल एज इट विल रिमेन अहेड इन द कंपटीशन, इसी तरह से वो कंपटीशन में आगे बढ़ के रहे। नाउ रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब पर्सनल मैनेजमेंट किस पे फोकस करेगा? एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस करेगा। एचआर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। फ्रॉम द इंटरव्यू स्टेज टू द स्टेज ऑफ सेपरेशन, यानी जब इंटरव्यू लिया ना तब से लेके जब तक एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता ऑर्गेनाइजेशन तब तक उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब पहले तो क्या किया जाएगा? कॉम्पिटिटिव पे प्लान, मतलब पगारे ने जैसे सब कंपनी देती है वैसे अपने भी देंगे, और ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज देने कि एम्प्लॉय हमेशा के लिए रिटेन यानी मेंटेन हो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाए जिससे एम्प्लॉय को काम करने में मजा आए। फिर बाद में एम्प्लॉय का करियर एडवांस करे, मतलब एम्प्लॉय को करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए प्रमोशन के द्वारा। फिर इंटरएक्टिव रिव्यू प्रोसेस बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये क्या होता है? जब काम करते हैं ना तभी देखा जाता है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, उसको इंटरएक्टिव बोला जाता है। रिव्यू करना तुम्हारे काम का, जिससे पता चले कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस पता चलेगा तो डिसाइड किया जाएगा कि तुमको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। As a result, the employees can develop maximum potential and they can work with higher morale. Higher morale का मतलब ज्यादा जोश के साथ में ज्यादा दिल लगा के काम करेंगे, इससे उनका रिटेंशन रेट इंक्रीज होता है। रिटेंशन काम छोड़ के नहीं जाना, उसको रिटेन करना बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है देखो टीम वर्क। इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट क्रिएट स्ट्रॉन्ग बोन्स बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉइज, दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग यानी कनेक्शन बना रहता है कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच में। फॉर दिस द पर्सनल मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। अब टीम वर्क से क्या फायदा होता है? तो साथ में काम करना सीखेंगे, फिर अपनी एबिलिटी सिर्फ अपनी खासियत के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद में जो पर्सनल फ्रेमवर्क बनेगा, जो स्टाफ है वो जिस तरह से उसको रखा गया है उसका फ्रेमवर्क बनेगा वो जबरदस्त होगा। उसके बाद में एम्प्लॉय एक दूसरे के रोल को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि मैं अकेला खाली काम नहीं करता, सब मेरे साथ में काम कर रहे हैं। एंड थ्रू टीम वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम सॉलिड। अगर टीम के हिसाब से काम किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम कर पाएगा। अब फाइनल आता है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पर्सनल मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय को डेवलप करता है, कैसे? ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट से। अब सवाल के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं ना उसकी ट्रेनिंग होती है, जो हायर लेवल वाले होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। प्रोवाइड्स द ग्राउंड फॉर टीम वर्क, देन एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड, उनको पता चलता है कि उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो पर्सनल इंटरेस्ट से काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाएंगे, अपने डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के फंक्शंस आते हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।